बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप की आज की ताज़ा तरीन एपिसोड लेके मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा। एशिया कप के सिलसिले में आज इंडिया और नेपाल के माबैन एक अहम मैच खेला जाने वाला था। वो मैच हुआ। इंडिया के लिए ये मैच डू और डाई था, मस्ट विन गेम था इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द सुपर 4 राउंड। तो आज के मैच के बारे में बात करते हैं, तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने आज टॉस जीता। पहले सरप्राइजिंगली उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया। रोहित शर्मा के इस डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा हैरानगी के तौर पर देखा गया एनालिस्ट वगैरह की तरफ से, और जितने भी जो लोग थे, जो शायकीन थे, क्योंकि सब यही सोच रहे थे कि आज अगर इंडिया टॉस जीतेगा तो पहले बैटिंग करेगा, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर उनका फेल हुआ था, जो लेस कॉन्फिडेंस था, जो बहुत कम कॉन्फिडेंस था उनका हो चुका हुआ था पाकिस्तानी अटैक के खिलाफ फेल होने के बाद, तो शायद आज यही सब सोचा जा रहा था कि रोहित शर्मा उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए पहले बैटिंग करेंगे और इंडिया को 350 पौने 400 का जो है वो टोटल जो है वो लगाएगा, तो उनके टॉप ऑर्डर को इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो इसके बरक्स रोहित शर्मा ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। ठीक है जी, उनकी मर्जी। इंडिया ने बॉलिंग का आगाज़ किया, बहुत ही वेवर्ड बॉलिंग थी। स्पेशली फील्डिंग जो थी ना, वो इतनी स्लॉपी थी कि मैं पाकिस्तान की जो फील्डिंग थी अगेंस्ट इंडिया में उसको भी भूल गया। मतलब हमने तो घटियापन का मुजाहरा किया फील्डिंग में इंडिया के खिलाफ, लेकिन इंडिया ने आज जो है, आज पाकिस्तान की जो फील्डिंग थी ना उसको भी हमें भुला दी। इतनी गंदी फील्डिंग, 3 कैचेस छोड़ दिए पहले 2 ओवर्स में ही, और स्ट्रेट फॉरवर्ड कैचेस थे, उसमें विराट कोहली ने भी छोड़ा कैच। तो आप हिसाब लगाएं कि कितना स्लॉपी था। आज इंडिया के विराट कोहली जैसा खिलाड़ी भी कैच छोड़ रहा है। तो नेपाल के जो ओपनर्स थे उन्होंने जो है बहुत ही अच्छा अटैक किया इंडिया के ऊपर, बहुत अच्छा आगाज़ फराहम किया उन्होंने, और 10 ओवर्स में 60 रन उन्होंने लगा दिए बोर्ड के ऊपर। और बहुत ही अच्छा सिराज बहुत वेवर्ड बॉलिंग करते रहे, शॉर्ट पिच बॉल्स डालते रहे, वो उनको पुल और हुक मारते रहे, और छक्के छक्के लगाए उन्होंने सिराज को जी आज। और सिराज वो बॉलर है जो पिछले 1 डेढ़ साल में इंडियन पेस अटैक को लीड कर रहा है, क्योंकि बुमराह पिछले 1 डेढ़ साल से इंजरी की बाइस जो है वो टीम में तो नहीं है। तो इस वजह से सिराज नंबर 1 बॉलर है उनका इस टाइम आफ्टर बुमराह। तो मोहम्मद शामी के ऊपर भी सिराज को प्रेफर किया जाता है। आप देख लें इसी हिसाब से कि पाकिस्तान के खिलाफ भी मोहम्मद शामी को रेस्ट दिया गया, मोहम्मद शामी को नहीं खिलाया गया, उनको बेंच किया गया और सिराज को खिलाया गया। तो सिराज की आज बॉलिंग काफ़ी मायूस कुन थी, क्यों उसने 3 विकेटें ली हैं, लेकिन उसने 9 ओवर्स में 60 प्लस रन भी दे दिए हैं। तो इस वजह से अगेंस्ट द वीक टीम ऑफ नेपाल अगर आप इस तरह की बॉलिंग करेंगे, तो आप देख लें कि क्या होगा आपका इन फ्यूचर। तो वो जो हमें जो वो जो हवा बना हुआ था सिराज 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 का, आज तो मुझे उसमें कुछ खास नज़र नहीं आया। हो सकता है वो रस्टी हो, क्योंकि वो 4-5 महीने के बाद आ रहा है। अब नहीं, सॉरी, वो तो वेस्ट इंडीज टूर पे था, तो वो भी 1 डेढ़ महीने के बाद आ रहा था, तो रस्टी लगा थोड़ा मुझे। मोहम्मद शामी जो कि 5-6 महीने के रेस्ट के बाद आ रहे थे, वो बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करते रहे, और उन्हें देख के लग बिल्कुल नहीं रहा था कि ये बंदा 5-6 महीने से क्रिकेट ही नहीं खेला, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला। उसके बाद जो है अगर आप देखें तो नेपाली ओपनर्स ने भरपूर आगाज़ फराहम किया। उसके बाद उनकी विकेट्स गिरना शुरू हुई। जडेजा आए, उसने यकदम ऐसे ऐसे करके 3 विकेटें ली, यहाँ तक कि आप देखें कि 144 पे 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे नेपाल के। इस बीच में रेन ब्रेक्स बहुत ज़्यादा आए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई इस मैच में, मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। थोड़ा सा गेम होता था, उसके बाद फिर ब्रेक आ जाता था रेन का, थोड़ा सा फिर गेम होता था, फिर ब्रेक आ जाता था। तो इस सब बीच में नेपाल 144 पे 6 खिलाड़ी अपने खो चुका था। इसके बाद 7वें नंबर पे 8वें नंबर पे आते हैं सोमपाल। सोमपाल ने बहुत ही कमाल की इनिंग्स खेली नीचे से आगे 48 रन की। तो वो बंदा जो है वो पार्टनरशिप ले गया, और वो जो उसने मेक श्योर किया कि नेपाल जो है तकरीबन 200 प्लस के टोटल पे जाए। सोमपाल का जो साथ दिया वो आयरे ने दिया, दीपेंद्रा सिंह आयरे जो है उसने। तो ये जो पार्टनरशिप लगी, बहुत ही आला पार्टनरशिप लगी, और ये 200 क्रॉस करवा गया नेपाल को। नेपाल ने 230 रन बनाए। अभी 10 बॉलें पड़ी थी, अभी भी 10 बॉल्स उनकी पड़ी थी और वो ऑल आउट हो गए। तो मेरे हिसाब से नेपाल ये सोचता होगा कि यार हम 250 भी लगा सकते थे, जितना वो करीब पहुंच चुके थे, जितनी अच्छी उन्होंने बैटिंग की है। बिल्कुल उन्होंने न्यूट्रलाइज किया इंडियन अटैक को। ये इंडिया का फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग अटैक था, सिर्फ बुमराह नहीं थे इसमें, बाकी इनका ये फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग अटैक है, जिसमें आज हार्दिक पांड्या भी थे, आज शार्दुल ठाकुर भी थे। ठीक है, उसके अलावा सिराज और मोहम्मद शामी भी थे। मोहम्मद शामी के सिवाय मुझे किसी बॉलर ने इंप्रेस नहीं किया। हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी बॉलिंग की, 1 विकेट भी उन्होंने ली। तो इसके अलावा सिराज को मार पड़ी है, शामी ने अच्छी लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग की है, और सरप्राइजिंगली कुलदीप यादव ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन विकेट नहीं कोई ले सके वो। 10 ओवर्स में उन्होंने 34 रन ही दिए हैं, लेकिन वो कोई विकेट नहीं ले सके। दूसरा जो अंपायरिंग का स्टैंडर्ड था आज के मैच में, बहुत ही ज़्यादा पुअर था। मेरे ख्याल में दो दो से तीन तकरीबन LBW की अपील्स होती हैं, और अंपायर बगैर देखे उंगली खड़ी कर देता है, और वो बॉल जो है विकेटों से इतनी इतनी दूर जा रही है। मतलब एक अंपायर जो है वो इस बेस पे डिसीजन कभी भी नहीं देता आउट का कि यार ये शायद
50% बॉल विकेट को हिट कर रही होगी, वो हमेशा तब आउट देता है जब वो 100% श्योर होता है कि ये 100% हिट करेगी विकेट को। तो आज अंपायरिंग का स्टैंडर्ड काफ़ी बुरा था मेरे हिसाब से। तो पता नहीं, अब ये इंडियन टीम थी इस वजह से था, इस वजह से अंपायर अंडर प्रेशर आ जाते हैं क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं इस टीम के अंदर। तो खैर, स्टैंडर्ड ऑफ द अंपायरिंग हैज़ बीन वेरी पुअर इन दिस मैच। तो इसको भी एशिया कप की जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, मैच रेफरी वगैरह, इनको देखना चाहिए कि यार ये क्या हो रहा है, आप इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो कम से कम अंपायरिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आप अपने हाई रखें प्लीज़। तो नेपाल ने 230 रन लगा दिए बोर्ड के ऊपर, और मेरे हिसाब से नेपाल ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। सल्यूट है नेपाल की टीम को कि उन्होंने, इतनी बड़ी ओकेजन थी उनके लिए कि वो इंडिया जैसी टीम के खिलाफ एक ओडीआई खेल रहे हैं एशिया कप के अंदर, और उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस दी। और मेरे ख्याल में जो इंडियन सपोर्टर्स थे या इंडियन एनालिस्ट वगैरह जो सेंसिबल नहीं हैं, जो उस दिन शोर मचा रहे थे जी, रेन सेव्ड पाकिस्तान और रेन सेव्ड पाकिस्तान, इस तरह की रट लगाई हुई थी, चवलें मार रहे थे इस तरह की, तो उनको भी थोड़ी, उनकी आंखें भी खुली होंगी कि यार मतलब सोच समझ के बंदे को बोलना चाहिए। फिर खुद ही अपनी टीम को बैठ के गालियाँ गालियाँ भी दे रहे होते हैं, ठीक है ना। तो बंदा थोड़ा लिमिट में रहे, औकात में रह के बात करे, न्यूट्रल होकर बात करे तो ठीक है। बिल्कुल भी आप देखें कि अपनी आपकी जो टीम की स्ट्रेंथ है वो क्या है। आप कहते हैं जी हमारी बॉलिंग पाकिस्तान के साथ बिल्कुल एट पार है, लेकिन काफ़ी फ़र्क है भाई, हमने तो 20 ओवर में निपटा दिया था नेपाल को, ठीक है। लेकिन वो पता तो था ही कि नेपाल को इंडिया बआसानी हरा देगा। बारिश हो गई, इंडिया को रिवाइज टारगेट 23 ओवर्स में 145 रन का मिलता है जी, और प्रिंस और रोहित शर्मा जो हैं आराम से 10 विकेटों से वो जो है ये मैच जीत जाते हैं। 2-3 ओवर अभी पड़े भी हुए थे 145 की स्टेज को। रोहित शर्मा ऑलमोस्ट बहुत अच्छी रोहित शर्मा ने 74 रन की इनिंग खेली 59 बॉल्स पे, और शुभमन गिल ने 67 रन की इनिंग खेली 62 बॉल्स के ऊपर। रोहित शर्मा ने 5 छक्के भी लगाए। ये उनकी इनिंग्स की जो काबिल कदर बात थी वो ये थी कि उन्होंने 5 छक्के लगाए। रोहित शर्मा का एक कैच भी छूटा बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स में, संदीप लेमिचानी को उन्होंने स्वीप शॉट मारी स्क्वायर लेग के ऊपर, फील्डर बाउंड्री के ऊपर था, वो जज ही नहीं कर सका जंप अपना, और वो उसके हाथों को थोड़ा सा लगती हुई छक्का हो गया। तो अगर वहां पे कोई विकेट लेने में कामयाब हो जाते अर्ली ऑन, तो शायद कुछ ना कुछ गेम के अंदर वो भी आ जाते। लेकिन हमें पता ही था कि भाई अब लोग इस तरह की बातें भी कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा, इंडियन यूट्यूब चैनल्स के ऊपर लोग बैठ के डरे हुए थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, आउट ना हो जाए, ऊपर से पता नहीं चेज होना है, कैसे चेज होगा, अच्छा मुकाबला होगा, मैच फंसेगा, इस तरह की बातें वो कर रहे थे। लेकिन हमें ऐसा कोई डाउट नहीं था इंडिया के ऊपर, क्योंकि नेपाल को तो इंडिया कम से कम ऐसे ही हराना चाहिए था, और यही बनता है, ऐसे ही हराना चाहिए एक वर्ल्ड क्लास टीम को, एक बिल्कुल माइनर सी टीम जो होती है। मिनोस को वर्ल्ड क्लास जो होते हैं, जो वो इस तरह ही हराया करते हैं। तो इंडिया ने 10 विकेटों से ये मैच जीता है, और इंडिया भी अब सुपर 4 में आ चुका है। ऑफकोर्स उन्होंने आना ही था। अब इंडिया का जो मुकाबला है वो पाकिस्तान से होना है 10 तारीख को। अब कोलंबो में जो मैचेस होने थे, क्योंकि सुपर 4 जो था एशिया कप का वो तय हुआ था कि मैचेस कोलंबो में होने हैं, लेकिन क्योंकि कोलंबो में फ्लड्स आए हुए हैं, बारिशें हो रही हैं बहुत ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल है वहाँ पे। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हो रहा था पिछले 1-2 दिन से कि भाई ये कहाँ मैचेस करवाने हैं। इवन के हमारे पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि यार तुम पाकिस्तान ही आके खेल लो साढ़ना, मतलब ड्राई सीजन चल रहा है इधर, कुछ टेंशन वाली बात भी नहीं है, मैचेस भी अच्छे हो जाएंगे। तो खैर उस पर तो हमें पता था कि वो नहीं मानेंगे। तो अभी आज ही शाम को ये चीज़ फाइनल हुई है कि 2-3 वेन्यूज़ के ऊपर गौर हो रहा था। एक तो था हैमन टोटा, दूसरा था डम्बूला। अब डम्बूला का जो ड्राई रीजन है श्रीलंका का, और इसका श्रीलंकन बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को पहले भी कहा था कि आप ये मैचेस यहाँ करवा लें, क्योंकि ये ड्राई एरिया है, यहाँ पे बारिशें नहीं होती। अब डम्बूला का ये सीन है कि इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग वहाँ की जो फ्लड लाइट्स हैं स्टेडियम की, वो काफ़ी अरसे से ख़राब हैं, बहुत सारी मतलब रिपेयर होने वाली थी या जो भी था, तो वहाँ लाइट की सूरत इतनी अच्छी नहीं है। को कि श्रीलंकन बोर्ड ने वो लाइट्स रिपेयर करवा ली हैं और उनको चेक भी करवाई, लेकिन इंडियन बोर्ड या बीसीसीआई इस चीज़ पे एग्री नहीं किया, और उन्होंने कहा कि हम पिछले 10-15 साल से वैसे ही यहाँ नहीं खेले हुए, तो हम यहाँ खेलने का रिस्क नहीं ले सकते, खासतौर पर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो डम्बूला जो था वो आउट ऑफ इक्वेशन हो गया। उसके बाद पालेकेले में भी बात हो रही थी, जहाँ आज भी मैच हुआ है। तो पालेकेले का भी सीन यही था कि वहाँ पे भी वेदर आपने आज देखा, या आज भी वही स्टार्ट स्टॉप वाली सिचुएशन रही मैच के अंदर। तो ये पालेकेले का अगर देखा जाए तो पालेकेले जो है डम्बूला और हैबन टोटा दोनों से थोड़ा सा बड़ा सिटी है, यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब डम्बूला में ये सीन था कि डम्बूला और हैबन टोटा का ये है कि जो उसका स्टेडियम है उसके आर वो एक शहर से काफ़ी बाहर है, और आस पास जंगल ही जंगल है उसके।
और फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अब मजबूरी के तौर पे हेबन टोटा को ही सेलेक्ट किया गया है सुपर 4 मरहले के लिए। हेबन टोटा में जो है अब चारों टीमें जो हैं सुपर 4 की हेबन टोटा में स्टे करेंगी और वहीं पे सारे का सारा भी होगा, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर है वो भी इस चीज़ पे एग्री नहीं कर रहा कि पहले ये भी बात हो रही थी कि हेबन टोटा में कुछ मैचेस करवा लें, कुछ मैचेस पाले किले में करवा लें। लेकिन क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने भी जवाब दे दिया कि जब हमारे पास लॉजिस्टिकली काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं तो हम ये दो दो वेन्यूज़ को कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप जो है जिस तरह बात हुई थी या जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि एक वेन्यू के ऊपर सुपर 4 के मैचेस होंगे, तो वैसे ही चलेगा। तो अब हेबन टोटा को सेलेक्ट कर लिया गया है, जो कि काफ़ी छोटा शहर है और फैसिलिटीज़ वाइज भी काफ़ी कम है। इंडियन टीम खुश नहीं होगी। इंडियन टीम जोर लगा रही थी या बीसीसीआई इस चीज़ पे ही था कि पाले केले में ही करवा दें, कम से कम अगर आपने नबोला या हेबन टोटा में ना करवाएं तो पाले केले में करवा दें। लेकिन अब हेबन टोटा सेलेक्ट हो चुका है, सुपर 4 के सारे मैचेस जो है हेबन टोटा में खेले जाएंगे। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। उसके बाद आज जैसा कि आप सबने देखी होंगे विजुअल्स के बीसीसीआई के लोग जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं। वो उनको रिसीव किया गया है, वाघा बॉर्डर से वो आए हैं दोनों पाकिस्तान में बीसीसीआई के ऑफिशियल्स। रॉजर बीनी साहब आए हैं, ठीक है, और भी उनके साथ आए हैं एक दो लोग, तो काफ़ी डेलीगेशन आया है उनका। तो उन्होंने और वो कल जो है होने वाला जो मैच है अफगानिस्तान और श्रीलंका का लाहौर के अंदर, उसको भी वो देखेंगे। तो ये बड़ी बड़ी अच्छी खुशाइंद बात थी, बड़े अच्छे मूड में लग रहे थे दोनों। ज़का अशरफ साहब ने उनको रिसीव किया और बड़ी अच्छी तस्वीरें उनकी आईं। लेकिन इनके आने का मेरे हिसाब से इनके आने की कोई इतनी सिग्निफिकेंस है नहीं, क्योंकि अगर तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह आते तो फिर तो कुछ हम सोच देख सकते थे कि कोई आने वाले दौर में या आने वाले दिनों में कोई इंडिया के पाकिस्तान आने के चांसेस या कोई बायलैटरल सीरीज वगैरह के लिए कुछ हो सकता था। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो लोग आए हैं ये डमीज हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है, ये कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो अगर पीसीबी जो है जो आज छलांगे मार रहा है कि जी देखिए हम इंडियन डेलीगेशन को बीसीसीआई के लोगों को लाहौर ले आए हैं, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसे अवाम को चे बना रहे हैं। तो जय शाह आता तो फिर ही कुछ होना था, अदरवाइज ये जो लोग, ये भी अच्छी बात है आए हैं, हमने विजुअल्स देखे हैं, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला मेरे भाई। कि भाई आपको देखने में मिलेगा जी कि इंडिया की टीम आ रही है पाकिस्तान या कोई बायलैटरल सीरीज अनाउंस हो गया, तो होना वाना कुछ नहीं है। सिर्फ यही है कि जी ज़का अशरफ साहब बस हवाओं में उड़ रहे हैं कि देखें जी मैं रॉजर बिनी को ले आया हूँ और मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर को ले आया हूँ उनके, और सारा कुछ इस तरह करके। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि जो सारी पावर है, जो सारा डिसीजन जो मेकर बंदा है वो जय शाह है। और जय शाह जो है वो पॉलिटिकली एफिलिएटेड, आपको पता है वो अमित शाह का बेटा है। तो इसलिए कुछ होने वाला नहीं है। जय शाह आता तो फिर कुछ हो सकता था, अदरवाइज जो है ये आ गए हैं, अच्छी बात है, कल मैच भी देखेंगे। अच्छा मैसेज जा रहा है जी। पाकिस्तान के अंदर एशिया कप के मैचेस हो रहे हैं, पाकिस्तान कोई 15 साल के बाद कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, अब आपने देखा होगा कि जो अभी पिछले दिन पर कल मैच हुआ अफगानिस्तान और बांग्लादेश का, 15 साल बाद की न्यूट्रल दो टीमें पाकिस्तान में खेल रही थी, तो कितना बड़ा ओकेजन था। तो आवाम भी काफ़ी आई लाहौर की, लाहौरिए जो है लाहौर के लोग काफ़ी आए। उसके अलावा अफगानिस्तान की और बांग्लादेश की बहुत अच्छी सपोर्ट थी, गद्दाफी स्टेडियम में मौजूद थी। तो अब कल भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा क्राउड आएगा और बांग्लादेश की सपोर्ट तो रहेगी, श्रीलंका के सपोर्टर भी आएंगे, लाहौरी भी जाएंगे, और एक अच्छा मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो सेफ़ है क्रिकेट के लिए, यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत दीवाने हैं, बहुत क्रेजी हैं क्रिकेट के लिए। और इंडिया को भी, और बीसीसीआई के जो अहदेदारान वहाँ बैठ के मैच देखेंगे, मेरा ये कहना होगा कि कल आप बड़े बड़े प्ले कार्ड्स लेके आएँ, कोहली के, रोहित शर्मा के, इस तरह के जितने भी आपको जो जिसका फ़ैन है, कि उसमें आप ये लिखें कि हम इनको यहाँ देखना चाहते हैं, कि विराट कोहली को हम लाहौर में खेलता देखना चाहते हैं, या इस तरह करके, ताकि ये मैसेज जाए उनको भी कि देखें उनके जो प्लेयर्स हैं, जो उनके बड़े खिलाड़ी हैं, उनके यहाँ पे भी उतने ही ज़्यादा क्रेजी फैंस हैं जितने कि इंडिया के अंदर हैं। तो पाकिस्तान की टीम भी लाहौर पहुंच चुकी है जी। पाकिस्तान ने भी अपना सुपर 4 का जो पहला मैच है वो लाहौर में ही खेलना है, और मोस्ट प्रोबेबली वो मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट होगा। मेरा मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कल अफगानिस्तान श्रीलंका को हरा पाएगा, क्योंकि श्रीलंका एक स्ट्रॉन्ग टीम है, उनके स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं और उनके पेसर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो कल मेरे हिसाब से श्रीलंका को ये मैच आराम से जीतना चाहिए, और इसके लिए पाकिस्तान का मैच जो है, जो सुपर 4 का मैच है, वो बांग्लादेश के साथ ही होगा फिर। जो पहला सुपर 4 का मैच है, इसके बाद ये मैच खेल के फिर दोनों टीमें श्रीलंका चली जाएंगी। रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट जो है जो वो फिर अब होगा हैबन टोटा के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की न्यूज़। इंडिया ने बासानी नेपाल को हरा दिया है। इंडियन डेलीगेशन बीसीसीआई का जो है वो पाकिस्तान आया हुआ है लाहौर में, कल वो मैच भी देखेंगे।
जो सुपर 4 का मरहला है एशिया कप का, वो हेबन टोटा शिफ्ट कर दिया गया है कोलंबो से ड्यू टू द फ्लडिंग। बहुत हैवी रेनफॉल थी, फ्लडिंग थी, तो वहाँ पे वो पॉसिबल ही नहीं था। और अभी तक का जो एशिया कप श्रीलंका में हो रहा है उसका बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। बीसीसीआई की जो ईगो थी, जो हठधर्मी थी ये वाली, कि जी हमने नहीं यूएई में भी नहीं जाना, हमने पाकिस्तान भी नहीं आना, हम अपनी मर्जी के। फिर श्रीलंका आपको कह रहा है कि डबोला में करवा लें आप मैचेस, फिर आप वो भी नहीं मान रहे। मतलब हर चीज़ चित भी मेरी पट भी मेरी, इस तरह होता नहीं है भाई। तो ये जो बदमाशी लगी हुई है इसको ख़त्म होना चाहिए मेरे हिसाब से, और पाकिस्तान को भी स्टैंड लेना चाहिए। और अगर ये मैचेस, इससे बेहतर था कि यूएई में करवा लेते भाई, पाकिस्तान में आपने नहीं करवाने थे, तो वहाँ पे ये मसले मसाइल ना होते। पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हो सका जो हाईली एंटिसिपेटेड मैच होता है। आज भी जिस तरह मैच हुआ, और आगे भी पाले केले हेबन टोटा में भी है, बारिशों की जो है वो बिल्कुल फोरकास्ट है। वहाँ पे भी वेदर आपको इतना अच्छा नहीं मिलने वाला, और वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी इतनी अच्छी नहीं है। पाले केले में तो चलो ये है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है स्टेडियम का, वो ग्राउंड का बहुत ही अच्छा है। तो अगर बारिश होती भी है तो वो ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है कि वो आप मैच रिज्यूम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर डमोला में, या अगर डमोला में तो बारिशें इतनी होती नहीं है खैर, लेकिन अगर हेबन टोटा में भी बारिश वगैरह हो गई तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि आपका मैच जो है वो वॉश आउट हो सकता है। तो देखते हैं जी अब क्या होता है। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है अफगानिस्तान और श्रीलंका के अगेंस्ट माबैन जो है। अफगानिस्तान के लिए डू और डाई मैच है। अफगानिस्तान को ना सिर्फ श्रीलंका को हराना है बल्कि अच्छे मार्जिन से हराना है, ताकि वो अपना नेट रन रेट इंप्रूव कर सकें। तो कल जब वो मैच होगा तो वो इक्वेशन आ भी जाएगी कि अफगानिस्तान को अगर ये मैच जीतना है तो अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो कितना स्कोर और कितनी कितने रन से जीतना है, और अगर वो सेकंड चेस पे जाते हैं तो कितने ओवर्स में वो टारगेट चेस करना है। तो कल ये इक्वेशन भी आ जाएगी। अगर बांग्लादेश, अगर श्रीलंका जो है कल ये मैच हारता है और अफगानिस्तान ये मैच जीतता है और अच्छे मार्जिन से जीतता है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है बांग्लादेश को। अदरवाइज बांग्लादेश यही दुआ करेगा कि श्रीलंका जो है कल आराम से या किसी भी तरीके से अफगानिस्तान को ये मैच हरा दे। अगर वो मैच श्रीलंका हारे भी तो क्लोज इनकाउंटर हो, एक बड़े मार्जिन से ना हारे। अगर कल क्लोज मैच हो के भी अफगानिस्तान जीत जाता है तो फिर भी श्रीलंका और बांग्लादेश थ्रू कर जाएंगे थ्रू द सुपर 4। तो अफगानिस्तान के लिए कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। देखना पड़ेगा, रहमानुल्लाह गुरबाज को परफॉर्म करना पड़ेगा। पहले मैच में वो फेल हो गए थे। इसके अलावा उनकी जो बैटिंग दीगर खिलाड़ी हैं उनको भी थोड़ा स्ट्राइक रेट अप करके खेलना पड़ेगा, क्योंकि या तो वो T20 अप्रोच से खेलते हैं या फिर वो बिल्कुल टेस्ट मैच बना देते हैं वनडे वनडे को भी। तो वनडे का एक अपना सिस्टम है, अपना खेलने का तरीकाकार होता है। तो आप जो है T20 और टेस्ट को मिक्स नहीं कर सकते वनडे में। वनडे की एक अपनी पेस है, अपनी रिक्वायरमेंट है। तो कल देखते हैं जी क्या होता है। हम बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं दोनों टीमों को। कल लाहौर में अच्छा मैच होना चाहिए, क्राउड भी आना चाहिए। मौसम तो गर्म है ही, तो ये तो आपको श्रीलंका में भी गर्म ही मौसम मिलेगा। तो ये मौसम है नहीं वैसे क्रिकेट का। और देखते हैं जी कल क्या होता है। पाकिस्तानी टीम ने भी प्रैक्टिस वगैरह कर ली है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान को कल कल जो नेक्स्ट मैच है, परसों जो नेक्स्ट मैच पाकिस्तान का, ये जब भी होना है सुपर 4 का, उसमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को खिलाना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर स्पिनर्स इतना डोमिनेट करते हुए नजर नहीं आ रहे, वो पाकिस्तान हो या वो श्रीलंका हो। फास्ट बॉलर्स ही विकेट्स ले रहे हैं, वही जो है टीमों के लिए दर्द सर बने हुए हैं। तो आज भी आपने देखा होगा कि कुलदीप यादव कोई विकेट नहीं ले सका। तो पाकिस्तान को गौर करना होगा कि फ़हीम अशरफ या मोहम्मद वसीम जूनियर में से किसी एक को चांस देना होगा। आप आगा सलमान को बिठा सकते हैं, अगर नवाज़ को नहीं बिठा सकते तो आप आगा सलमान की जगह भी इनको खिला सकते हैं, क्योंकि नवाज़ अच्छी बैटिंग कर लेता है। नवाज़ पे थोड़ा सा एतमाद करना पड़ेगा अगर नवाज़ को आप बिल्कुल नहीं बिठा सकते। मेरे ख्याल में 4 आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शन होने ही होने चाहिए। पहले मैच की जो गलती है इसको नहीं दोहराना चाहिए। तो इंशाल्लाह देखते हैं जी पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन किस तरह की होगी। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ। मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा, मुझे दीजिए इजाज़त। आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।